हाय। तो आज के इस वीडियो के लिए मैंने अरुणाचल प्रदेश का एक हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक सिलेक्ट किया है। वो है आईएलपी। और आईएलपी को हमको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग मिसकंसेप्शन, कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, हमको ऐसा लगता है। काफ़ी लोग सवाल भी करते हैं कि हम इंडियन हैं, इंडिया पे रहता है, अगर अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है तो हमें वहाँ पे जाने के लिए आईएलपी क्यों ज़रूरी होता है, ऐसा वैसा। उसको भी हमको लगता है कि वो अपना जगह सही है। शायद उसको इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण से उसके मन में सवाल आया होगा। वो किसी में भी फिर आ सकता है जिसको पता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है सो है थोड़ा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करेगा। सबसे फर्स्ट तो हमें जानना है कि आखिर ये क्या है और क्यों है, किस लिए लाया गया ऐसा वाला। तो इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अरुणाचल से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर मेनलैंड इंडिया से हो, प्लीज़ इस वीडियो को आप जो ना नेगेटिव वे में देखो ना पॉजिटिव वे में देखो, बस आप न्यूट्रल वे में देखो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। चलो हम इसका इनर लाइन परमिट को हम अगर ऐसा देखा जाने से, ये कुछ नहीं है, बस पीस ऑफ पेपर है जो आप एक जगह से, आप जहाँ है वहाँ से, अगर आप जो किसी प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए, ऐसे तो आप चुपके से नहीं जा सकते, तो वहाँ जाने के लिए आपको कुछ तो मतलब परमिट लेके जाना होता है। मान लो कि आपको जू में जाना है, आपका सिटी में जू होता होगा, जू हो गया, बायोलॉजिकल पार्क हो गया, या कुछ भी लेक हो गया, चिल्ड्रन चिल्ड्रन पार्क नहीं, ऐसा वैसा कुछ है जहाँ पे पब्लिक विजिट कर सकते हैं। और विजिट करते टाइम को वहाँ पे आप जो टिकट खरीदते हैं, तो वैसे ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेट में ऐसा है, काफ़ी सारे स्टेट जो ऐसा है कि प्रोटेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो उसमें आपको जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। जैसा आप जू में जाने के लिए आपको टिकट लेके घुसना पड़ता है, म्यूजियम में जाने के लिए टिकट लेके घुसना पड़ता है, वैसे ही आप जो बस ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोटेक्टेड एरिया में घुसने के लिए आपको एक टिकट टाइप का लेके घुसना, यानी कि परमिट लेके घुसना है, वही है ये आईएलपी सिस्टम, ठीक है। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा हम जानते हैं। इंडिया जब इंडिपेंडेंस नहीं होने से पहले, तो उस टाइम को ब्रिटिश ने शासन किया इंडिया में 200 साल से ज़्यादा। उससे पहले मुग़ल ने शासन किया, और मुग़ल ने भी काफ़ी साल तक शासन किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन को मुग़ल ने भी कभी शासन नहीं कर पाया। इंडिया का मोस्ट ऑफ द रीजन को शासन किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन को कभी भी नहीं कर पाया। इवन आपका ब्रिटिश भी आपका 200 साल से ज़्यादा इंडिया पे रहा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन पे बहुत लेट से यहाँ पे आया। ऑफिशियली आप मान के चल सकते हैं 1826 जब ट्रीटी ऑफ यांदाबू के बाद से ब्रिटिशर जो यहाँ पे धीरे धीरे करके एक्सपेडिशन, एक्सप्लोरेशन वो सब करना शुरू करके, फिर वो लोग को डिस्कवर हुआ कि ओ यहाँ पे टी प्लांटेशन का सोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज से ऑयल है, ऐसा वैसे मालूम हो के तब जाके वो लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तब जाके ये लोग, पहले से तो जो मतलब हिस्ट्री वगैरह पढ़ा है उन्हें पता होगा कि पहले से तो ब्रिटिशर जब शासन कर रहा था उसमें बहुत सारा रेगुलेशंस बनाता था। तो वैसे ही जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी ब्रिटिशर ने एक रेगुलेशन बनाया। तो उस रेगुलेशन का नाम है बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, यानी कि 1873 को आपका बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो बनता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में BEFR ऐसा करके जानता है, जो कॉलोनियल इरा का लॉ है। तो उस टाइम को ये लोग का मतलब ऐसा बहुत सारा ऐसा रेगुलेशन बनता था, ये स्पेशली जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला के लिए ये जो बना था। तो इसको बनाने का मेन मोटिव क्या है बोलने से, पहला तो मतलब अपना बिजनेस या कॉमर्शियल इंटरेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसे कि काफ़ी सारे वो लोग को डिस्कवर हो गया कि नेचुरल रिसोर्सेज है करके, तो उसको वो लोग जो प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब बाकी लोग से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी काइंड ऑफ ये बनाया था। और दूसरा जो मतलब आपका मूवमेंट, जैसे कि ट्राइबल एरिया में बाहर का कोई भी इंसान जहाँ तक मूवमेंट करेगा, फिर पहले ज़माना में तो फिर से ऐसा होता था, तो इवन अब अरुणाचल और ये प्लेन एरिया का
रिलेशन के बारे में हिस्ट्री बुक उठा के देखेगा तो उसमें भी ऐसा था। हम लोग का ट्राइबल इंसान जो माउंटेन से हिल से नीचे जाके पूरा सामान भी छीन के पूरा ले जाता था, ऐसा रेड करके फिर चला जाता था, ऐसा वाला। तो फर्स्ट में रिश्ता जो बनता ही नहीं था ऐसा टाइप का, तो उसमें रिस्क भी था। इसको हम लोग पॉजिटिव वे में देखने से दोनों के लिए ये जो अच्छा था ऐसा भी हम लोग मान के चल सकते हैं। लेकिन पहला तो ये था कि ब्रिटिश सर अपना जो कमर्शियल इंटरेस्ट को बाकी लोग से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए था। दूसरा ये जो आपका आउटसाइडर और ट्राइबल एंड फ्रंटियर रीजन में वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने के लिए उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया था। फिर तीसरा आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो खुद का कंट्रोल बनाए रखने के लिए मेन 3 ऑब्जेक्टिव या 3 मोटो से ये रेगुलेशन जो बनाया था बनाने में, ठीक है। तो जिसके चलते जो आपका इनर लाइन परमिट सिस्टम जो जन्म होता है इसी रेगुलेशन के द्वारा से, और यही रेगुलेशन जो आपका इनर लाइन परमिट सिस्टम को गवर्न करता है वो है। और आफ्टर इंडिया जो इंडिपेंडेंस होने के बाद फिर जो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन वाला को 1873 वाला को पहले कॉलोनियल टाइम को ये लोग जो ब्रिटिश सब्जेक्ट में रखा जाता था, फिर बाद में इंडिया जो इंडिपेंडेंस होने के बाद फिर इसको ब्रिटिश सब्जेक्ट को रीनेम करके सिटीजन्स ऑफ इंडिया करके कर दिया। और जो यहाँ पे ब्रिटिशर लोग का 3 जो ऑब्जेक्टिव था उसको फिर से मॉडिफाई कर दिया गया। फिर इंडिया जो इंडिपेंडेंस होने के बाद क्या मॉडिफाई किया बोलने से पहला मॉडिफाई ये किया टू प्रोटेक्ट इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा सेफगार्ड लोकल कल्चर कस्टम एंड लैंड राइट्स। तीसरा रेगुलेटिंग माइग्रेशन एंड सेटलमेंट। तो ऐसा 3 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद मॉडिफाई कर दिया गया था इसी रेगुलेशन को, ठीक है। इसी रेगुलेशन का जो ये है ऑब्जेक्टिव है उसको ऐसा मॉडिफाई कर दिया गया था। तब से लेके आज तक ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 जो है कि एग्जिस्ट करता है, और जिसके चलते जो आपका ILP सिस्टम जो है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी सारे स्टेट में ये जो लागू है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब स्टेट में इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है कि लागू है। इवन अगर मुझे भी अगर नागालैंड में जाना है, मिजोरम में जाना है, ऐसा होने से तो मुझे भी इनर लाइन परमिट बना के जाना होगा। और जो भी इंडियन अगर ये एरिया में अगर जाएगा तो इनर लाइन परमिट बना के जाना है। तो इसको हम लोग नेगेटिव वे में नहीं लेके पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। अगर हम लोग लीगली अच्छा से ऑफिशियल तरीक़ा से अगर हम लोग ILP वगैरह लेके जाता है तो वो फंड फिर से डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा, उससे फिर अपना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग इलीगल तरीक़ा से जाने से फिर पैसा तो गवर्नमेंट का अकाउंट तक पहुंचेगा नहीं है, वो भी एक है। तो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन डेनिजन होने के नाते इस चीज़ को भी आप जो ध्यान में रखना चाहिए आपको। इन केस अगर आपको ऐसा स्टेट में जाना है होने से तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जितना भी यहाँ पे अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जितना भी है सबका ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जो आराम से ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन का भी ढेर सारे ऑप्शन है, ईजीली ये मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ILP सिस्टम को अभी फिलहाल जो डिमांड करके रखा वाला भी है, जैसे कि मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये लोग भी मतलब अपना स्टेट में ILP सिस्टम चाहिए करके डिमांड करने वाला है, जो अभी तक पास तो नहीं हुआ है, डिमांड में है, ठीक है। उसके बाद जो ILP को छोड़ के ये ILP का बात हो गया। उसके बाद हम 6 शेड्यूल का थोड़ा हाईलाइट करेगा। 6 शेड्यूल जो है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 244 क्लोज 2, आर्टिकल 275 क्लोज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो आपको ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन का राइट्स वगैरह दिया जाता है। जहाँ पे ट्राइबल एरिया होता है उसमें आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह बना के वो जो अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पूरा गवर्न करता है, ऐसा है। तो ये सिस्टम जो आपको जो 6 शेड्यूल है इसका प्रोविज़न आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा बोलने से, जहाँ जहाँ ट्राइबल एरिया है, जैसे कि असम में जहाँ जहाँ ट्राइबल एरिया है वहाँ पे आपको ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला देखने को मिलेगा। वहाँ वो 6 शेड्यूल जो है कि इम्प्लीमेंटेड है
असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। तो मैंने कहा था कि एक स्टेट ऐसा भी है जहाँ पे आईएलपी और 6 शेड्यूल दोनों दोनों एप्लीकेबल है, वो है मिजोरम। मिजोरम में क्या है, आपका 6 शेड्यूल भी एप्लीकेबल है और आपका आईएलपी एप्लीकेबल है। दोनों दोनों वहाँ पे मतलब लागू है, आईएलपी सिस्टम भी है और आपका 6 शेड्यूल वो भी वहाँ पे लागू है। ठीक है, तो ये मिजोरम का मजे की वाला बात है। ठीक है, चलो फिर हम यहाँ पे कुछ फीचर्स को लेकर के उस बेसिस पे हम दोनों को थोड़ा बहुत हम कंपेरिजन यानी कि कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम लीगल बेसिस पे बात करेगा तो आईएलपी जो है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 उसके द्वारा से है। 6 शेड्यूल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा से है। और इसका पर्पस को अगर हम देखेगा, आईएलपी का आपका रेगुलेट एंट्री स्टे ऑफ आउटसाइडर, वो उसको रेगुलेट करने के लिए है। उसके बाद 6 शेड्यूल जो है कि ट्राइबल एरिया का जो सेल्फ गवर्नेंस है उस चीज़ को मेन उसमें ये है, उसका पर्पस जो है टू प्रोवाइड ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस, वो प्रोवाइड करने के लिए। फोकस का बात करेगा तो आपका आईएलपी सिस्टम में आपका मूवमेंट का कंट्रोल के लिए है, मेनली फोकस मूवमेंट का कंट्रोल के लिए उसी में है मेन फोकस, बाकी नहीं है। और 6 शेड्यूल में आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का बात किया गया है, उसमें फोकस है। ठीक है, उसके बाद आपका ये गवर्निंग अथॉरिटी है, कौन कौन है बोलने से, जो आपका आईएलपी में आपका स्टेट गवर्नमेंट जो उसका अथॉरिटी है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट जो है कि उसके पास अथॉरिटी है इसको गवर्न करने का। और 6 शेड्यूल में उसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास वो पावर रहता है। ठीक है, तो ऐसा करके आप जो देख सकते हैं कि, और इसमें जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव को भी आप देख सकते हैं, जो आईएलपी वाला सिस्टम है उसमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट इंडिजिनस पॉपुलेशन फ्रॉम अनकंट्रोल माइग्रेशन। ठीक है, ये आईएलपी वाला में है टू प्रोटेक्ट इंडिजिनस पॉपुलेशन फ्रॉम अनकंट्रोल माइग्रेशन, ये आईएलपी सिस्टम वाला में मेन ऑब्जेक्टिव है। और जो 6 शेड्यूल है उसमें मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिजर्व ट्राइबल आइडेंटिटी एंड सेल्फ रूल। ठीक है, तो दोनों में अंतर है लेकिन दोनों बहुत ही क्लोज भी है। और जिस स्टेट में दोनों ही है बोलने से, जैसे कि मिजोरम हो गया जिसमें ये दोनों है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता होगा हमको लगता है। एक में आपका ट्राइबल आइडेंटिटी एंड सेल्फ गवर्नेंस सेल्फ रूल का बारे में है, उसको मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा में आपका इंडिजिनस पॉपुलेशन को अनकंट्रोल माइग्रेशन से मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए बात हो रहा है। तो मिजोरम इज़ काइंड ऑफ लकी, हम ऐसा मानेगा। बाकी में क्या है, आधा में आईएलपी है, आधा में 6 शेड्यूल है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट में कहीं ना कहीं घूम फिर के सब जो कुछ ना कुछ चीज़ से प्रोटेक्टेड है, जिसमें आईएलपी सिस्टम है वहाँ पे 6 शेड्यूल नहीं है, जिसमें 6 शेड्यूल है वहाँ पे आईएलपी नहीं है। लेकिन मिजोरम को छोड़ के, मिजोरम तो दोनों है, आईएलपी सिस्टम भी है और 6 शेड्यूल भी है, मज़े ही मज़े। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें आईएलपी यानी कि हु कैन इंटर, कौन घुस सकता है अंदर। 6 शेड्यूल यानी कि हु गवर्न द ट्राइबल एरिया, कौन ट्राइबल जनजाति को गवर्न करता है, करेगा, कर रहा है, वो है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है आईएलपी को लेकर के, 6 शेड्यूल को लेकर के हुआ होगा, और कुछ कन्फ्यूजन या कुछ मिसकंसेप्शन ऐसा वैसा कुछ था होने से तो भी क्लियर हुआ होगा, मैं इतना तो भरोसा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात ये है, आईएलपी को लेके काफ़ी लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। तो हमको लगता है कि इसको बढ़ा चढ़ा के बात करने का जगह ही नहीं है। अगर हर कोई अगर इसको जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करने लगेगा तो कुछ नहीं है इसमें, जस्ट पीस ऑफ पेपर है। जैसे आपको जू में एनिमल्स देखने के लिए जो आप टिकट खरीद के जाता है, वैसे ही है। आप बस जहाँ आईएलपी ज़रूरी वाला स्टेट में प्रोटेक्टेड एरिया में जाने के लिए आपको बस एक परमिट चाहिए, और वो परमिट तो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। और क्या चिंता, जू में जाने के लिए तो आपको ऑफलाइन सिर्फ मिलता है, ऑनलाइन तो नहीं मिलता है।
तो यहाँ में दो दो ऑप्शन है, तो कोई बड़ा चढ़ा के बात करने का ज़रूरी नहीं है। आप बस सिस्टम को फॉलो करो। जो अलग अलग अपना अपना स्टेट में फिर से कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आप अपना स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहे हैं तो उसका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी तो आपको फॉलो करना चाहिए और आपको उसको मान भी देना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं। और हम यहाँ से फिर हम कहीं दूसरा कंट्री में जाएगा तो उसमें जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होगा, तो उस हिसाब से फिर हमको वहाँ पे ऐसा चलना होगा। तो वैसा ही है, आप इंडिया के अंदर भी एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहे तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, उसको फॉलो कर देना है। और जैसे कि कुछ ILP वगैरह का कुछ ज़रूरी हो रहा है तो कोई इशू नहीं, जो लीगल तरीक़ा से अच्छा से सही तरीक़ा से ऑप्टेन करो। ILP ऑप्टेन करना लेना बहुत ही ईजी है, इतना टफ है ऐसा भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप अगर सिस्टम से अगर लेता है तो आप ILP के लिए जो भी चार्जेस लगता है उसको आप पे करेगा तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट का पास जाएगा, गवर्नमेंट का अकाउंट में जाएगा, जो कि स्टेट में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आ सकता है। तो आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी तो कर रहे हैं। और आप ऐसे इलीगली अगर आप घुसते हैं तो एक तो आप इलीगल से घुस गया, दूसरा आप जिस वो नकली वाला जो ILP वगैरह बना के घुसने से भी जिसको आपने पैसा दिया है वो तो गवर्नमेंट का अकाउंट में जाने देगा नहीं है, वो अपना पॉकेट में डाल देगा, तो कहीं ना कहीं बहुत लॉस्ट है। तो आपको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड डेनिजन होने के नाते तो ये सब चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। और एक दूसरे का स्टेट में जो भी है, जैसे कि अरुणाचल में जो है सो है, उस चीज़ को हम उसको मान चलोते कि मेरा यहाँ पे ऐसा है तो मिज़ोरम में दोनों है, तो हम उसको जलस करके बैठने से भी नहीं होगा ना। या फिर हम ऐसा उसका हम मानेगा ही नहीं, मिज़ोरम भी इंडिया में है, ये भी इंडिया में है, अगर उसमें ऐसा है तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा बोल के हम जो हल्ला मचा के बैठने से भी तो नहीं होता है। तो हम अपना स्टेट में जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सो है उसको मान के चल रहे, तो बाहर अगर जा रहे तो बाहर में अगर कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उसको भी मेरा हिसाब से उस हिसाब से चल देने से कुछ इशू आने वाला ही नहीं है, हमको ऐसा लगता है। तो चलो इस वीडियो को हम यहाँ पे रखते, ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है।